हो गया। जय हिंद। मैं नवीन कुमार, इंस्पेक्टर आरपीएफ पोस्ट सहारनपुर, एक बार फिर से आपको डायरेक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी देने आया। इससे पहले भी मैं आपको डायरेक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि डायरेक्टर्स जो है हमारे नियम 28 के तहत जो है माननीय महानिदेशक द्वारा जारी किए जाते हैं और उनको जो है धारा 8 आरपीएफ एक्ट की धारा 8 के तहत पढ़ा जाता है। तो अगले डायरेक्टिव्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। वो डायरेक्टिव्स है कि हर एक जोन को कुछ वेपन्स ऑथराइजेशन के बारे में कुछ दिशा निर्देश इसमें दिए गए और स्केल ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन के बारे में। तो इस डायरेक्टिव के तहत क्या है कि पूरे 16 जोन और इंक्लूडिंग आरपीएफ को के बताया गया है कि इनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उनका कितना परसेंट अथराइज जो है आप आर्म्स एंड एमुनेशन के लिए करोगे। जैसे हमारे नॉर्दर्न रेलवे में को जो है 65% सैंक्शन स्ट्रेंथ का 65% अलॉट किया गया है। इसी प्रकार अलग अलग जोन को कुछ को 50% है, कुछ को भी 65% है। आरपीएफ को फुल्ली जो है 100% जो है बताया गया है इसमें। और उसमें कुछ नए हथियार के बारे में बताया गया है, जैसे MP5A3 के बारे में बताया गया है। दूसरा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि कौन सी रैंक कौन सा हथियार लेगा, इस बारे में बताया गया। तो उसको 2 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी ऐसी है जहाँ सामान्य है, जहाँ नक्सलाइट या टेररिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कैटेगरी जहाँ पर टेररिस्ट नक्सलाइट की प्रॉब्लम है। तो इसमें अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग जो है बताया गया है कि कौन सी रैंक जो है कौन सा हथियार लेगी। जैसे GOG या IPF या सब इंस्पेक्टर जो है, चाहे वो सामान्य स्थिति हो या फिर जो सामान्य स्थिति में आप जो है आर्म्स वो पिस्टल के लिए इनको ऑथराइज किया गया है। तो आगे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जो है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे कि जहाँ भी हमको आर्म्स एंड एमुनेशन रखना है तो वो फुल्ली जो है सेफ़ हो। और दूसरा ये बताया गया है कि किसी सबॉर्डिनेट को उसमें नियुक्त करना चाहिए को सुपरवाइजर के लिए, उस सबॉर्डिनेट को जिसको जो है हथियारों की हैंडलिंग के बारे में अच्छी जानकारी हो। और उसमें आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह बताया गया है कि पब्लिकली कभी भी खुले में आर्म्स एंड एमुनेशन का हैंड ओवर या टेक ओवर नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसी स्थिति है भी तो उसमें जो है संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी या हमारे उच्च अधिकारियों को कि जो है दिशा निर्देश जरूरी होते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी बताया गया है कि आर्म्स एंड एमुनेशन के लिए उनका रजिस्टर होना चाहिए और प्रॉपर वो मेंटेन होना चाहिए। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे। आगे की डायरेक्टिव के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो है असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई। तो इस संबंध में बताया गया कि जैसे हमारे आरपीएफ एक्ट की धारा 11 के बारे में बताया गया है कि आरपीएफ की जो बेहद इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि रेल संपत्ति की सुरक्षा, यात्री और यात्री क्षेत्र की सुरक्षा करना। वर्तमान में जो है आरपीएफ की मैन पावर और आरपीएफ के संसाधनों को देखते हुए ये आवश्यक हो गया है कि जो है यात्री और यात्री क्षेत्र की सुरक्षा की जाए। तो इस संबंध में आगे बताया गया है कि जो हमारी अदर सिस्टर एजेंसी जैसे सिविल पुलिस से GRP की सहायता से जो है एक कुछ इस प्रकार के क्षेत्रों का हम जो चुनाव करेंगे जहाँ पर जो है घटनाएं ज़्यादा होती हैं और उनके लिए समय समय पर आवश्यक ड्राइव चलाई जाएगी। और एक इस प्रकार के जो एक्टिव अपराधी है उनका जो है एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उसमें संबंधित स्टाफ में सर्कुलेट किया जाएगा, उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस डायरेक्टिव का जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्टाफ चाहे अपनी बीट ड्यूटी में, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर हो, ट्रेन में हो, अगर कोई आपराधिक गतिविधि हो जाती है वो उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तो इस डायरेक्टिव में बताया गया बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान से सुने। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई स्टाफ चाहे वह प्लेटफॉर्म पर तैनात है या ट्रेन में या किसी अन्य ड्यूटी बीट में तैनात है, अगर उसकी ड्यूटी बीट में या उसके क्षेत्राधिकार में या उसके कार्य क्षेत्र अधिकार में किसी प्रकार की कोई गतिविधि आपराधिक हो जाती है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा। तो इससे पहले क्या था कि इस डायरेक्टिव से पहले एक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर 29 था जिसको जो है विड्रा कर लिया गया है। आगे की एक डायरेक्टिव है कि कोर और नॉन कोर रेलवे की सुरक्षा कैसे किया जाए। तो यहाँ पे जो है चूँकि जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जो है धारा 11 में जो है हमारा जो बेहद इम्पोर्टेंट जो कार्य है कि वो रेल संपत्ति की सुरक्षा करना, यात्री क्षेत्र की सुरक्षा करना। चूँकि हमारे पास एक लिमिटेड संसाधन है और मैन पावर भी हमारे पास में लिमिटेड है, तो ये बेहद आवश्यक है कि यात्री की क्षेत्र की सुरक्षा जो है पुख्ता तौर से किया जाए। तो इस संबंध में क्या है कि
जो हमारे कार्य क्षेत्र है, जो हमारी रेलवे है, उसको दो भागों में बांटा गया है, कोर और नॉन कोर। कोर जो एरिया है उनकी सुरक्षा आरपीएफ करेगी, और नॉन कोर एरिया की जो सुरक्षा जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो है द्वारा की जाएगी। परंतु जो है सिक्योरिटी जो है संबंधित रहेगी आरपीएफ से। तो कौन से नॉन कोर एरिया है, कौन से कोर एरिया है, तो इस संबंध में पहले एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। तो उनकी रिकमेंडेशन दी थी कौन से कोर एरिया आएंगे, कौन से नॉन कोर एरिया आएंगे। तो कोर एरिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म एरिया इस प्रकार से है, या कोई जैसे कि कोपा लाइन में कोई रेल प्रॉपर्टी पड़ी है, डिपो में है या शेड में है, या पेट्रोल फ्यूलिंग इंस्टॉलेशन है, टीआरएम या जीएम के जो आवास है, और पैसेंजर एरिया है। तो इस प्रकार के जो एरिया है उनको कोर एरिया बताया गया है। नॉन कोर एरिया कौन से हैं? नॉन कोर एरिया जैसे रेलवे हॉस्पिटल हुआ, रेलवे कॉलोनी हुआ, या रेलवे स्टेडियम हुआ, आरआरबी, आरआरसी, तो ये नॉन कोर एरिया है। तो उनके लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हायर की जाएगी ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। और समय समय पर ये भी बताया गया है कि होमगार्ड को भी जो है हायर किया जा सकता है। तो होमगार्ड को एक लिमिटेड पीरियड के लिए हायर किया जाएगा, और किन किन स्थिति में वो हायर किया जाएगा उस संबंध में बताया गया है कि जैसे समर सीजन हो, या फिर फेस्टिवल सीजन हो, या भीड़ भाड़ होने की संभावना हो किसी अन्य अवसर पर, परंतु एक लिमिटेड पीरियड के लिए। तो किस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया जाएगा, तो उसके लिए इसमें बताया गया कि टेंडर कमेटी होगी। तो टेंडर 3 सदस्यीय कमेटी होगी। तो टेंडर कमेटी में एक सदस्य जो होगा वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से होगा। तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया जाएगा। वो किसको हायर किया जाएगा? जिसके पास एक वैलिड लाइसेंस होगा, और वैलिड लाइसेंस होगा, और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत वो मान्य होगी। तो इस प्रकार से ये डायरेक्टिव जो है, जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी मैं आपको बताई। अगली जो डायरेक्टिव है बेहद इम्पोर्टेंट है, वो हमारे आरपीएफ स्टाफ जो फील्ड में रहते हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। उस डायरेक्टिव में कहा गया जो है ट्रेंच कोड के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ट्रेंच कोड, तो शब्द आया ट्रेंच कोड। ट्रेंच कोड की परिभाषा क्या होती है? ट्रेंच कोड की परिभाषा होती है कि रेलगाड़ी को सुरक्षा की दृष्टि की से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही ट्रेंच कोड कहलाता है। जैसे हम लोग सब अपने क्राइम में पढ़ चुके हैं। तो ट्रेंच कोड के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है कि हर एक 3 महीने पर जो हमारे कमांडेंट महोदय है वो संबंधित अपने काउंटर पार्ट एसपी, जीआरपी, एसपी से समय समय पर जो है एक कोऑर्डिनेशन समन्वय करेंगे, और उसमें निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी गाड़ियों की स्कॉटिंग की जानी चाहिए, कौन सी की नहीं। तो उसमें बताया गया जो संवेदनशील गाड़ियाँ हैं उन्हीं को जो है आप स्कॉट किया जाएगा मोस्टली। तो इन संवेदनशील जो गाड़ी है इनका पैमाना क्या है, मापदंड क्या है? तो उनके लिए कहा गया है कि जिन गाड़ियों में कोई चोरी, लूट, डकैती या जहरखुरानी या एसीपीज की जो घटनाएं ज़्यादा हो रही है, किस किस जगह हो रही है, तो उनको जो है एक बताया गया है कि इन गाड़ियों को संवेदनशील माना जाएगा। और आगे इसमें ये भी बताया गया है कि जिन गाड़ियों में आईपीसी के अपराध ज़्यादा होते हैं, आईपीसी के जैसे चोरी, लूट, डकैती, जहरखुरानी, तो उनकी स्कॉटिंग मोस्टली जो है जीआरपी के द्वारा, और जिनमें रेलवे एक्ट के अपराध ज़्यादा होते हैं उनमें जो है आरपीएफ के द्वारा की जाएगी। तो एक सिचुएशन जिसमें ऐसी भी आ जा रही है कि संवेदनशील गाड़ियाँ ज़्यादा है, और हमारे पास में आरपीएफ के पास, जीआरपी के पास को इंक्लूडिंग करके कि ट्रेंच कोड पार्टीज है कम पड़ जा रही है। तो उसमें बताया गया है कि जो बेहद संवेदनशील गाड़ियाँ हैं तो उनकी स्कॉटिंग पहले कराई जाए, और जो संवेदनशील गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए एक व्यवस्था की गई है अचानक ट्रेंच कोड। तो अचानक ट्रेंच कोड जो है संबंधित आरपीएफ इंस्पेक्टर और जीआरपी एसएचओ जो आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे कि किस गाड़ी की अचानक जो है ट्रेंच कोड की जानी है। तो उसके लिए क्या है, ट्रेन आने से 1-2 घंटा पहले जो है डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी गाड़ी जो है औचक ट्रेंच कोड किसकी की जाए। तो उसमें फिर आगे ये भी बताया गया है कि किस किस रैंक को जो है कितनी ट्रेंच कोड महीने में चेक करनी होती है। जैसे कि इंस्पेक्टर के लिए 3 है, हमारे इसी साहब के लिए सप्ताह में 2 है, इंस्पेक्टर के लिए सब हफ्ते में 3 बताई गई है। तो इसमें आगे बताया गया, आगे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी बताया गया कि कोई भी जो ट्रेंच कोड पर स्टाफ जाता है, चाहे जीआरपी को या आरपीएफ का, तो किसी प्रकार की कोई नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। एक इसमें एफआईआर फॉर्म के बारे में बताया गया है। एफआईआर फॉर्म जो है मोस्टली जो है एक प्रिंटेड किताब होती है जिसमें एक नंबरिंग होती है इनके हर एक पेज की। तो
एफआईआर फॉर्म जो है 3 पेज में होता है। तो ये जैसे ट्रांसपोर्ट में कोई घटना हो जाती है, यात्री संबंधित कोई अपराध हो जाता है, उसका सामान चोरी हो जाता है, तो एक फॉर्म भर करके यात्री को देना होता है और 2 फॉर्म जो है संबंधित ट्रांसपोर्ट पार्टी अपने पास रख लेती है, जिसको जो है अगले स्टेशन पर जो है हैंड ओवर करना है। पर इसमें एक बार ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट पार्टी जो होती है उसका जो वरिष्ठतम बल सदस्य होगा वो उस पर साइन करेगा। जैसे ही गाड़ी अगले स्टेशन पे आती है तो संबंधित आरपीएफ पोस्ट का जो स्टाफ होता है या ड्यूटी ऑफिसर जो वो अटेंड करेंगे और वो 2 प्रति ट्रांसपोर्ट पार्टी से ले लेंगे और लेने के बाद में वो संबंधित जीआरपी में जाएंगे और 1 कॉपी जीआरपी को दे देंगे। जो 1 कॉपी और बची रहेगी उस पर जो है जीआरपी पावती दे देगी और एक संबंधित एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट समय समय पर जो है कमांडेंट महोदय को प्रेषित किया जाएगा। कुछ आगे एक आवश्यक दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं कि जब भी ट्रांसपोर्ट के लिए आप डिप्यूट किए जाते हो तो गाड़ी प्रस्थान होने से 1 घंटा पहले आप आरपीएफ पोस्ट पर आइए और अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन ठीक प्रकार लीजिए। जो अन्य जो कागजात है जैसे कमांड हुआ या ड्रैगन सर्च लाइट हुआ, पास हुआ, इस प्रकार से जो भी आपको इक्विपमेंट है वो लीजिए ठीक प्रकार से और उसके बाद आधा घंटा गाड़ी प्रस्थान होने से पूर्व आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाइए और अपनी पब्लिक में अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। फिर जब गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी आने के बाद जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, गार्ड्स होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन कीजिए, एक दूसरे से नंबर का आदान प्रदान कीजिए ताकि कोई घटना होती है तो समय रहते उस पर जो आवश्यक कदम उठाए जा सके। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो है गाड़ी ड्राइवर से ही पता कीजिए कि किस जगह कॉशन लगा है या किस जगह गाड़ी रुकेगी। तो जैसी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुकती है, किसी स्टेशन के आउटर पर रुकती है, तो वहाँ पर जो है आप सीटी बजाएंगे, ड्रैगन सर्च लाइट से दोनों तरफ जो है लाइट जलाएंगे। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह होती है कि ऐसी जगहों पर जो हमारा लेडीज़ कोच होता है या विकलांग कोच होता है उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उन पर विशेष ध्यान दीजिए। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से आप ट्रांसपोर्ट चढ़ते हो या ओरिजिनेट गाड़ी जहाँ से होती है वहाँ से इन कोचों में विकलांग कोच हो या लेडीज़ कोच हो, कोई अनाधिकृत व्यक्ति उसमें ना चढ़े। और उसमें यह भी बताया गया है आगे कि जिस क्षेत्र में आप जाते हो तो उस क्षेत्र के जो है ब्लैक स्पॉट की आपको जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन एक्टिव अपराधी है उनकी जानकारी होनी चाहिए। संबंधित जीआरपी या आरपीएफ या पुलिस कंट्रोल रूम एसएचओज के नंबर आपके पास होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जीआरपी से कांटेक्ट नहीं हो पाता या आरपीएफ से नहीं हो पाता या सिविल पुलिस से नहीं हो पाता, तो जब आपके पास नंबर रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। आरपीएफ कंट्रोल रूम तो आपके पास ऑलरेडी नंबर रहता ही है। तो इस प्रकार ये बताया गया है। दूसरा एक इसमें बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि जब भी आप ड्यूटी टेस्ट को चढ़ते हो तो अपनी जो पॉकेट मनी होती है वो उसमें डिस्क्लोज आप कीजिए रजिस्टर में। और कमांड में भी जो होता है कमांड सर्टिफिकेट, हर एक ट्रेस पार्टी को कमांड सर्टिफिकेट हमेशा लेना चाहिए और उस कमांड सर्टिफिकेट में अंकित करना चाहिए कि ये स्टाफ है, इनके पास कितना पॉकेट मनी है। तो इस प्रकार से कुछ मैंने जो गाइडलाइन जो इसमें बताई गई उनके बारे में बताया गया है, जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो इस पर अमल कीजिएगा। और अगले वीडियो से लेकर के फिर आऊँगा मैं कुछ दिशा निर्देश जो उनमें बताए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।